आरएसएस औरत को कितनी हकारत की निगाह से देखता है, उसका अंदाजा आप आरएसएस के 2 संगठनों के नामों से जान सकते हैं। आरएसएस का मर्दों का संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी नेशनल वॉलंटियर कोर, स्वयंसेवक। और इनकी जो औरतों का संगठन है, जो सन 1964-65 के अंदर बना, उसका नाम है राष्ट्रीय सेविका समिति। उस संगठन, ये जो इसमें औरतों का संगठन है, वो वॉलंटियर नहीं है, वो सारे राष्ट्र की नौकरानियां हैं। सेविका का मतलब होता है मेड, सेविका का मतलब होता है औरत, घर की नौकरानी। सेविका पे ऑफर किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन हम इसके आगे चुप नहीं बैठेंगे और हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये उन्होंने बच्ची ने बिल्कुल साफ कहा है। और आरएसएस के जुड़े हुए जो शासक है, ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब है, ये आप जानते हैं ना कि इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये नंबर 1 के बाबरी मस्जिद को गिराने वालों में शामिल थे। और आज जो ये औरतों के साथ जो कर रहे हैं, तो मुझे कोई भी अंतर्विरोध नहीं लगता है, क्योंकि हिंदुत्ववाद से जुड़े हुए या इस्लामवाद से जुड़े हुए वो औरत को लेकर जो वो करेंगे, और जो औरत की जो स्थिति वो करना चाहते हैं, वो आप आरएसएस के माध्यम से नहीं, दूसरी जगह भी आप उसको देखेंगे। आमिर खान वो साहब हैं जिन्होंने शायद 2000 करोड़ रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, दंगल फिल्म बनाकर, ये फोगट जो 3 बहनें हैं, इन बहनों पर वो उन्होंने फिल्म बनाई। कहते हैं कि भारत के इतिहास में, फिल्म के इतिहास में, ये नंबर 2 की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है। वो बंदा कल दिल्ली के अंदर था। वो मोदी साहब का जो ड्रामा हुआ, 100वीं जो मन की बात की, जिसमें 100 रुपए का, 500 रुपए का सिक्का इशू हुआ, उसके अंदर वो था, वो बेशर्म आदमी को, जिसने करोड़ों रुपए कमाया इन बच्चियों की फिल्म बनाकर, उसमें इतना हिम्मत, इतना मादा, इतना नहीं था कि वो जंतर मंतर पर आ जाता। भारतीय दर्शन परंपरा, चिंतन परंपरा, जहां नारी को देवी तुल्य माना जाता है, कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर विश्वास करते हैं। वाकई में प्रैक्टिस में ऐसा है क्या? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। संदर्भ है जंतर मंतर पर बैठी हुई महिला रेसलर्स, धरना पे बैठी हुई है। उनका केस नहीं दर्ज किया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और भारतीय सभ्यता संस्कृति, हिंदू सभ्यता संस्कृति, महिलाओं का सम्मान करने वाले संस्कृति का दुहाई देने वाले लोग सत्ता में है, हुकूमत में है। और जो आरोपी है कुश्ती संघ के अध्यक्ष, वो भी बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन अभी बीजेपी की ओर से, आरएसएस की ओर से या किसी भी हिंदूवादी संगठन की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। वे लड़कियां, वे महिलाएं जो देश का मान और गौरव सम्मान बढ़ाती हैं, विश्व स्तर पर जाकर मेडल जीत कर लाती हैं, वो खुद अपने न्याय के लिए, ये अप्रैल का अंतिम महीना है, गर्मी चिलचिलाती धूप में वो धरने पर बैठी हुई। इस एपिसोड पर मैं विस्तार से बात करने वाला हूं और साथ में है डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब। कल वो प्रोटेस्ट में अपनी टीम के साथ गए थे और वहां पे उन्होंने क्रांति के वो गीत, न्याय के वो गीत भी गाए थे। वो पहले गीत भी सुनवाऊंगा और भारतीय परंपरा, मिथ, रियलिटी, यथार्थ क्या है, कल्पना क्या है, इस पर चर्चा करने वाला हूं। और किन किन नेताओं पर किस किस तरह के आरोप लगे हैं, इन नेताओं की भी चर्चा इस एपिसोड में करने वाला हूं। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी, आप स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन जिन हालात में हम रह रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, जी, वो इतना शर्मनाक है कि जिंदा क्यों हैं हम, ये सवाल कई बार उठता है।
लेकिन लड़ते हुए मरना है, कोई इस पर परेशान होकर आत्महत्या नहीं करनी है, भागना नहीं है, कमंडल लेकर पहाड़ पर नहीं जाना है, या हज करने नहीं निकल जाना है कि मैं अब दुनिया त्याग दी और मैं चल दिया। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मतलब ये क्या अल्फाज मेरे उन भावनाओं को व्यक्त करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गम, बहुत दुख, बहुत मौतें देखी हैं, बहुत बार रोया हूं, बहुत साथी शहीद हुए हैं, बहुत साथियों की मौत देखी है एक्सीडेंट्स में, बहुत साथियों को बहुत गंभीर बीमारियों से मरते हुए देखा है। लेकिन कल जो रोया हूं और किन हालात में रोया हूं वो आपको बताने से पहले, वो गीत जो, जैसा मैंने बताया था, साथी आनंद क्रांतिवर्धन ने, जो निशांत के हमेशा से 40 साल से गीत लिखते हैं, हम जो भी नई समस्या या जो भी मसला होता है उसमें हस्तक्षेप करते हुए, वो गीत मैं और नीलिमा बाद में गाएंगे, लेकिन उसका मुखड़ा मैं आपको सुना रहा हूं। आज जमीन पर जी। क्यों बैठी है बेटी हिंदुस्तान की, आशा है नारी के सम्मान की, बेटे हिंदुस्तान के, ये बेटी हिंदुस्तान की, राज बचाने को तत्पर है इस मिट्टी के मान की, स्वर्ण रजत जब लेकर आते दुनिया में सम्मान दिलाते, आसमान में बड़े गर्व से अपने ध्वज को ये फहराते, आज बचाने को बैठी है इज्जत अपनी आन की, आज परीक्षा है नारी की एक आह सम्मान की। विनेश फोगाट रोने लगी इसको सुनने के बाद, उन्होंने बेजार वो रोने लगी, और हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, और हम एक साइड में खड़े होकर गाना गा रहे थे, पूरी टीम उनके साथ आ गई और उनको बीच में लेकर हम लोगों ने गाना शुरू किया, और हम कितना रोए हैं उसका हम ही जानते हैं, और किस लिए रोए हैं इसको भी समझ लीजिए। इसलिए नहीं रोए हैं कि हम किसी तालिबानी अफगानिस्तान में रहते हैं, किसी इस्लाम परस्त देश पाकिस्तान में रहते हैं, या किसी यहूदी परस्त देश इसराइल में रहते हैं, जहां पे धर्म का डंका बजता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम एक प्रजातंत्र भारत में रहते हैं, एक सेकुलर देश में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें औरत मर्द में कोई गैर बराबरी नहीं है, उनको बराबर का अधिकार है। ये लड़कियां जो हैं, ये लड़कियां कोई माइनॉरिटी की नहीं है, ये लड़कियां कोई दलितों की बच्चियां नहीं है, हालांकि दलितों की बच्चियों के साथ तो जो कुछ होता है उसको कोई रोने और सुनने वाला ही नहीं है। ये बच्चियां वो हैं जिनको आप ये कहते हैं कि जो अगड़ी जातियां हैं, ये उनकी बच्चियां हैं। ये वो बच्चियां हैं जो इस देश की नाक हैं, जो दुनिया के अंदर जो डंका पिटता है कुश्ती के अंदर हमारे देश का, ये उसको उस शान को लेकर आती हैं, और इनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पता नहीं कौन कौन इनको सलाम करते हैं, इनको अपने घर पर बुलाते हैं। हम रोए इसलिए भी, विनेश फोगाट के रोने की वजह से नहीं, इसलिए भी रोए कि हमारे देश की एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, जो एक ट्राइबल उससे आती है, जो एक औरत है, जिन्होंने जिंदगी के बहुत खराब हालात जिए हैं, वो बताती हैं। हम उस देश से आते हैं, उस देश में आते हैं जहां पे शासक वर्ग जो है वो हिंदुत्ववादी राजनीति की कसम खाता है, और वो अगर कोई मुसलमान किसी औरत के साथ किसी जुर्म, यानी कोई जुर्म कर दे, जुर्म तो छोड़िए, छेड़ने की बात तो छोड़िए, उसके साथ बैठा हुआ मिल जाए, उसके साथ बस में सफर कर रहा हो और उसके साथ कहीं इश्क हो जा रहा हो, तो उसके बाद लिंचिंग बिल्कुल साफ होती है, उनको उसको जान से मारने, लड़की की भी पिटाई होती है, लड़की की भी पिटाई होती है। ये उस देश के अंदर हो रहा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इस देश में हिंदुत्ववादी राज जब पूरे तौर पर आ जाएगा, जब पूरे तौर पर जब यूपी जैसा राज, बाबाओं का राज इस देश में पूरे तौर पर हो जाएगा, ये उसका एक मात्र ट्रेलर है, ये उसकी एक छोटी सी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रेलर है। और इस ट्रेलर में कौन कौन नंगे हो रहे हैं, कौन कौन पूरा, जिनके मुंह पर हालांकि
ये कालक पोतने को, काले रंग को मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप जो नंगे हो जा रहे हैं, जो बेशर्म हो जा रहे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो ये सब साफ है। और उसमें मैं खास तौर पर आमिर खान का नाम आज लेना चाहता हूं। अभी हम आरएसएस पर, बीजेपी पर तो आएंगे। आमिर खान वो साहब हैं जिन्होंने शायद 2000 करोड़ रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, दंगल फिल्म बनाकर, ये फोगट जो 3 बहनें हैं, इन बहनों पर वो उन्होंने फिल्म बनाई। कहते हैं कि भारत के इतिहास में, फिल्म के इतिहास में, ये नंबर 2 की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है। वो बंदा कल दिल्ली के अंदर था। वो मोदी साहब का जो ड्रामा हुआ, 100वीं जो मन की बात की, जिसमें 100 रुपए का, 500 रुपए का सिक्का इशू हुआ, उसके अंदर वो था, वो बेशर्म आदमी को, जिसने करोड़ों रुपए कमाया इन बच्चियों की फिल्म बनाकर, उसमें इतना हिम्मत, इतना मादा इतना नहीं था कि वो जंतर मंतर पर आ जाता। वो जंतर मंतर पर आता। यानी ये सब बिके हुए लोग हैं, ये सब बिके हुए लोग हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आरएसएस वालों को, जो मैं आपसे कह रहा था, ट्रेलर है औरत के साथ, और ये कोई दलित औरत हो, हिंदू मुसलमान औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो, ये उसका सवाल नहीं है। हम इस बात को जानते हैं कि गांव के अंदर जो दलित औरतों के साथ जो बलात्कार होते हैं, उसमें 10 में से लगभग 7 की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और जिनकी रिपोर्ट भी लिखी जाती है उसमें 2% लोगों को सजा होती है। 2% लोगों को सजा होती है। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और आरएसएस के जुड़े हुए जो शासक है, ये जो बृजभूषण शरण सिंह साहब हैं, ये आप जानते हैं ना कि इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये नंबर 1 के बाबरी मस्जिद को गिराने वालों में शामिल थे। और आज जो ये औरतों के साथ जो कर रहे हैं, तो मुझे कोई भी अंतर्विरोध नहीं लगता है, क्योंकि हिंदुत्ववाद से जुड़े हुए या इस्लामवाद से जुड़े हुए वो औरत को लेकर जो वो करेंगे, और जो औरत की जो स्थिति वो करना चाहते हैं, वो आप आरएसएस के माध्यम से नहीं, दूसरी जगह भी आप उसको देखेंगे। हम उस पर भी आएंगे। एक नोमानी साहब हैं, कोई मुसलमानों के बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर हैं। आज उन्होंने मुसलमान औरतें, जो बच्चियां जो कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, उनके बारे में जो कहा है, शुक्र है कि उन्होंने रेप को जस्टिफाई नहीं किया। तो खैर, ये बृजभूषण शरण साहब जो हैं, ये पता नहीं कितने सालों से हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और ये क्या करते रहे हैं, ये क्या करते हैं, उसके बारे में, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा हमारा कुश्ती, हमारा पहलवान है, उनका नाम है महावीर फोगट। महावीर फोगट ने बृजभूषण शरण के बारे में ये जनवरी के अंदर कहा था। मैं जनवरी 2023 के अंदर उसका आपको वर्बटम आपको बता रहा हूं। वो हमेशा लड़कियों का कैंप लखनऊ में करवाता है, अपने घर के करीब। पहले भी काफी लड़कियों ने शिकायत की है उसके खिलाफ, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो बच्ची है, उन्होंने जो बच्चियां बहादुरी के साथ सामने आई हैं, इसको हमारे सुनने वाले दोस्त इस बात को समझ लें कि जब किसी बच्ची के साथ इस तरह का होता है, तो वो चुप रह जाती है, वो खामोश रह जाती है। उसके माँ बाप कहते हैं तू चुप हो जा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को मोहल्ले में गुजरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चियां बाहर आई, उन्होंने कहा हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आज सारे बच्चों ने बहादुरी दिखाई है। और विनीश जो एक नेता के तौर पर इस धरने के ऊपर हैं, और जिनका मैंने बताया कि कल वो कितना बेजार रोई हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आज बोल रही हूं क्योंकि 10 से 20 लड़कियों ने, ये जनवरी में उन्होंने कहा था कि 10 से 20 लड़कियों ने मुझे आकर कहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि कोई इसको बोलने को तैयार नहीं, मैं बोलने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपनी रोटी रोजी के लिए, अपनी इज्जत के लिए किसी की परवाह नहीं है। मेरी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मेरी कोई नौकरी खत्म नहीं करा सकता, मेरा घर कोई नहीं छिड़वा सकता, लेकिन मुझे सिर्फ जान से मार सकते हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। ये विनीश ने कल भी कहा है। विनीश ने कहा है पैसा करोड़ों रुपए ऑफर किया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है।
लेकिन हम इसके आगे चुप नहीं बैठेंगे और हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये उन्होंने उन्होंने बच्ची ने बिल्कुल साफ कहा है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो मेंबर पार्लियामेंट है ये वही शामिल नहीं है, बल्कि उसके गुर्गे भी इस सब के अंदर शामिल रहते हैं। तो मैं ये कैसे नेचुरल है आरएसएस के साथ, ये आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के साथ। देखिए, ये बात तो तय है कि ये शरद नाम का जो आदमी है ये आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को गिराने में भी इसका बहुत बहुत अगवा इसका अगवा रोल था। मैं आरएसएस आरएसएस का कितना भी गुल मचने दीजिए डॉक्टर रतनलाल, हमको अपनी बात, हमारी बात में इतना दम है कि उसको कोई नहीं दबा सकता। मैं जानता हूं कि आप जहां से ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पर कोई फेस्टिवल हो रहा है, और ये उस कॉलेज में फेस्टिवल हो रहा है जिस कॉलेज के अंदर परसों एक टीचर ने, एक प्राध्यापक ने, उनको बहुत सालों के बाद भी नौकरी में पक्का नहीं किया गया। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आम हो रहा है कि 70% टीचर निकाल दिए गए और एक खास सोच के खास संगठन से जुड़े हुए लोगों की अब नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन उसके बावजूद इस कॉलेज के अंदर फेस्टिवल हो रहा है जहां पर आपका घर है। तो खैर, देखिए, आरएसएस औरत को कितनी हकारत की निगाह से देखता है उसका अंदाजा आप आरएसएस के 2 संगठनों के नामों से जान सकते हैं। आरएसएस का मर्दों का संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी नेशनल वॉलंटियर कोर, स्वयंसेवक। और इनकी जो औरतों का संगठन है जो सन 1964-65 के अंदर बना, उसका नाम है राष्ट्रीय सेविका समिति। उस संगठन, ये जो इसमें औरतों का संगठन है वो वॉलंटियर नहीं है, वो सारे राष्ट्र की नौकरानियां हैं। सेविका का मतलब होता है मेड, सेविका का मतलब होता है औरत, घर की नौकरानी, सेविका। तो इनके जो औरतों को जिस अपने संगठन के अंदर लेकर आते हैं, उस संगठन का नाम ही रखा है उन्होंने राष्ट्र की सेविका, सारे राष्ट्र की सेविका। और इनके मर्दों के संगठन का नाम है वो स्वयं सेवक है। और एक शर्मनाक और एक अंतर देख लीजिए कि जब ये लड़के जो शपथ लेते हैं आरएसएस के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अंदर, वो अपना चरित्र ऊंचा रखेंगे, चरित्र प्योर रखेंगे, ऐसी कोई शपथ नहीं लेते हैं। ऐसी कोई शपथ उनके लिए नहीं होती है। वो भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो सिर्फ इतनी बात रखते हैं। लेकिन औरतों के लिए शपथ लेनी होती है कि वो अपनी इज्जत, अपनी सम्मान और अपनी सतीत्व की रक्षा करेंगी। यानी उन्होंने लॉयल होना पड़ेगा अपने चरित्र को लेकर, अपने शरीर को लेकर। लेकिन आरएसएस के जो मेंबर हैं, आरएसएस के जो मर्द मेंबर हैं, उनको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर रतनलाल, सुनने वाले साथियों समझ लीजिए, ये जो औरतों के साथ हो रहा है, ये हमारी पहलवान बच्चियों के साथ हो रहा है, सारे देश की, हमारे इतिहास बनाने वाली जो बच्चियों के साथ हो रहा है, ये आरएसएस की जो वर्ल्ड व्यू है, जो उनकी सोच है, उसके अंदर शामिल है। आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये उनके चलन के अंदर है, उनके जीन्स के अंदर है ये जो कुछ हो रहा है। आरएसएस वाले चाहे कितनी बार संतोष यादव जी को अपने प्रोग्राम में बुला लें, वो भी अपने जो उनके जिस्म पर जो पूरा पीप बह रही है, जो उनके जिस्म में जो तमाम गंद भरी हुई है, उसको छुपाने के लिए वो संतोष यादव जी को बुला लेंगे अपने सालाना प्रोग्राम में। लेकिन औरत के साथ उनको जो करना है वो ये शरण साहब है, ब्रिज शरण साहब हैं। और ब्रिज शरण साहब तो, उनकी एक खास बात ये भी है कि जिनका यूपी में राज चल रहा है, वो उस राज के खास स्तंभ भी हैं। एक और बात जो आपको समझ लेना चाहिए, ये अलग थलग से घटना नहीं हो रही है जो बच्चियों के साथ हो रही है, जो हमारी पहलवान बच्चियों के साथ हो रही है, हमारे रेसलर बच्चियों के साथ हो रही है। ये मैं आपको याद कराना चाहता हूं क्या हुआ है 2022 सितंबर के अंदर।
ऋषिकेश के अंदर, अंकिता भंडारी के साथ। अंकिता भंडारी ने, एक बच्ची थी, बहुत सपने देख रही थी, 6 महीने का उसने एक देहरादून से होटलिंग का कोर्स किया। उसके बाद एक आरएसएस का आदमी है, बड़ा बड़ा लीडर है आरएसएस का, विनोद आर्य, उसके बेटा अंकित, उसका बेटा पुलकित आर्य, उसने वनन तारा एक रिसोर्ट बनाया ऋषिकेश के अंदर। यानी जहां जो ऋषिकेश है, वहां जो हमारी नदियां बह रही हैं, गंगा बह रही है, वो ऋषियों के केश की तरह है। तो वहां पर उसने वो बनाया और उस बच्ची को उसने रखा, और बच्ची को रिसेप्शनिस्ट रखा, और बच्ची को रखकर फिर उसने एक दिन उससे कहा कि हमारे यहाँ एक वीआईपी आने वाला है, हमारे यहाँ एक बीजेपी का एक बड़ा वीआईपी आने वाला है। और आप जानते हैं बीजेपी जो है आरएसएस का एक जेबी संगठन है, राजनीतिक जेबी संगठन है। बीजेपी में जो लोग रहते हैं, नेता बनते हैं, वो आरएसएस से हर हालत में जुड़े होते हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। ये उनका लिखा हुआ है उनके दस्तावेजों के अंदर, डॉक्टर रतन लाल। तो ये बच्ची 18 सितंबर को गायब हो गई, 18 सितंबर को गायब हो गया। और उसने उससे पहले जम्मू में रहने वाला इसका एक दोस्त था, उसको लिखा कि मेरे से कहा जा रहा है कि तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे, तुम एक स्पेशल मसाज करना, एक वीआईपी आ रहा है बीजेपी से जुड़ा हुआ। उस बच्ची ने कहा मैं ये नहीं होने दूंगी, और इससे पहले कि वो बच्चा उनके माँ बाप को, अंकिता के माँ बाप को बताता, इस बच्ची को कत्ल कर दिया गया, और इसकी लाश 10 दिन के बाद मिली है, 10 दिन के बाद मिली है वहां काली नदी या बूढ़ी गंगा के अंदर, मैं उस नदी का नाम भूल रहा हूं। तो ये जो कुछ साक्षी ये बच्चियों के साथ हो रहा है, ये जो बच्चियां बैठी हैं जंतर मंतर पर, ये अलग थलग से नहीं हो रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि अंकिता हिम्मत हार कर उसने सुसाइड कर लिया, उसको वो जान से मर गई, वो लड़ नहीं पाई, लेकिन ये बच्चियां लड़ रही है। उसके बाद डॉक्टर रतनलाल, एक और घटना आपको बताना चाहता हूं, आपके सामने सच घटना। एक हरियाणा का स्पोर्ट्स यूथ मिनिस्टर और स्टेशनरी मिनिस्टर है संदीप सिंह। संदीप सिंह ने एक कोच को, एक लड़की को जो रोहतक की थी, उस बच्ची को साथ उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, यौन शोषण किया, उसको जबरदस्ती अपने घर के अंदर बंद करके रखा, उसका पीछा करता था जहां वो जाती थी, और उसके साथ गुंडागर्दी, उसको डराता धमकाता था। हंगामा हुआ, उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन बीजेपी आरएसएस की सरकार ने उसको कहा कि तुमसे हम स्पोर्ट्स मंत्रालय लेते हैं, और वो स्टेशनरी मंत्रालय के अभी भी मंत्री हैं डॉक्टर रतनलाल। वो उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस तरह से बृजभूषण पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद वहां पे एक गुंडा बाबा है, एक बलात्कारी बाबा है, एक हत्यारा बाबा है, गुरमीत सिंह को सजा हो चुकी है 2 बच्चियों के बलात्कार करने की, उसको सजा हो चुकी है एक मशहूर पत्रकार की हत्या करने की। उसको आरएसएस की सरकारें, बीजेपी की सरकारें कितनी बार पैरोल दे चुकी हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो जाकर अय्याशी कर रहा है पैरोल के अंदर, वो जन्मदिन मना रहा है, वो सत्संग कर रहे हैं, और सत्संग में आरएसएस और बीजेपी के मेंबर शामिल हो रहे हैं। ये हमारे सामने हो रहा है ये सब। तो आप इसको समझ सकते हैं कि आरएसएस और औरतों का अपमान, औरतों के साथ बदतमीजी करना, उनको शारीरिक उपभोग की वस्तु मानना, ये आरएसएस की रगों के अंदर है। ये आरएसएस की जो सोच है औरत के बारे में, समाज के बारे में, और ये मोहन भगवत बोल चुका है। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी को उनकी कोई इज्जत मैं नहीं करना चाहता हूं कि काम उनका ये कहना है कि औरत और मर्द के बीच में एक समझौता है। वो समझौता ये है कि औरत घर का सारा काम करेगी, सेवा करेगी, और मर्द का काम है उनको पालेंगे। जो इस तरह का 21st सेंचुरी के अंदर जो इस तरह की घटिया बात करता है, जो हिंदू आदर्श औरत जिसके लिए वो है जिसका काम है सेवा करना, जो संगठन ये कहता है कि हमने औरत को, मनुस्मृति को हमने लागू करना, और मनुस्मृति में औरत को आप इंसान भी नहीं मानते हैं,
औरत का काम औरत के लिए मनुस्मृति में लिखा है कि औरत मर्द को देखते ही ना उसको काना है, लूला है, बहंगा है, उसको कोई चिंता नहीं करती, बस उसके साथ सोना चाहती है। औरत नरक का द्वार है, ये बोलती है वो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ पागल और दिमाग खराब हुए अपने आप को इस्लाम धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये जो है, जो इन बच्चियों के साथ हो रहा है, ये बच्चियों के साथ उन्होंने यही करना है आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ये समझ लेना चाहिए, इस देश की औरतें इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस देश की लड़ने वाली, इस देश के मेहनत कशों की बच्चियां, इस देश के पहलवान और दूसरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि किस तरह से बच्चियां लड़ रही हैं। आप जानते हैं बहुत सारी बच्चियां बदकिस्मती से लड़ नहीं रही हैं, आत्महत्या कर ले रही हैं। आपने मुरादाबाद का किस्सा सुना है, मुरादाबाद में बच्ची के घर के अंदर घुसकर, होली के अंदर घुसकर उसको रेप करने की कोशिश कर रहे थे, बच्ची ने आत्महत्या कर ली। बच्चियों, तुमने आत्महत्या नहीं करनी है। बच्चियों, तुमने हमारे इन बहादुर सिपाही जो ये हैं, बराबरी की लड़ाई लड़ने वाले, ये जो बैठे हैं, बच्चियां बैठी हैं, उनके साथ उनकी तरह से तुमने लड़ना है। और जो बच्चियां आज जुल्म का शिकार हो रही हैं, उन्होंने आना है जंतर मंतर पर। हम फिर जाएंगे जंतर मंतर पर, हम रोज जाएंगे। सतपाल मलिक जी वहां पर गए हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। वहां सैकड़ों सैकड़ों लोग जा रहे हैं। और जो गीत हमने गाया था वो आपको सामने पूरा सुना दें डॉक्टर रतनलाल? हाँ, यानी सुनाइए ना। हमने 2 गीत गाए। नीलिमा जी आइएगा। जी, पहले पहले जो हमने गाना गाया वो आइए, ये देखिए, ये गाना जिसको सुनकर दिनेश रोने लगी, आपके सामने पूरा गाना पेश है। नीलिमा आ गई हैं। जी 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 आइए। हाँ, बैठ जाइए। जी। थोड़ा सा हाँ, ठीक ठीक आ रहा है। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम। जिंदाबाद, जय भीम। आज जमी पर क्यों बैठी हैं बेटी हिंदुस्तान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। आज जमी पर क्यों बैठी हैं बेटी हिंदुस्तान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। ये बेटे हिंदुस्तान के, ये बेटी हिंदुस्तान की, लाज बचाने को तत्पर हैं इस मिट्टी के मान की। आज जमी पर क्यों बैठी हैं बेटी हिंदुस्तान की। स्वर्ण रजत जब लेकर आते दुनिया में सम्मान दिलाते, आसमान में बड़े गर्व से अपना झंडा ये फहराते। आज बचाने को बैठी है इज्जत अपनी आन की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। आज जमी पर क्यों बैठी है बेटी हिंदुस्तान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। इन्हीं बेटियों ने तो हमको स्वर्ण पदक दिलवाया था, इन्हीं बेटियों ने तो हम पदक दिलवाया, और राष्ट्र ने झूम झूम कर दोहराया था, और राष्ट्र ने झूम झूम कर जनगण मन दोहराया था। आज उसी बेटी का आंचल कुछ दुशासन खींच रहे, और देश के कर्णधार सब अपनी आंखें मीच रहे। हाँक रहे डींगे ये सारी नारी के सम्मान की, आज जमी पर क्यों बैठी हैं बेटी हिंदुस्तान की। आज गाइए हमारे साथ। है नारी के एक आहत सम्मान की, आज परीक्षा है नारी के एक आहत सम्मान की। और दूसरा गाना जो हमने गाया था, कई गाने गाए थे लेकिन दूसरे गाने का एक अंतर है, ये साथी आनंद क्रांतिवर्धन ने एक दिन पहले रात को लिखा था। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा।
ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवे रे दिखाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। हमारी ये बहादुर बच्चियां साथ आ गई गाने में, सब लोग गाने लगे, आप भी गाइए। ये गीत जो है, इस गीत की कॉपी में डॉक्टर रतनलाल को, हम डॉक्टर रतनलाल के साथ साझा कर रहे हैं, आप इसको लगा दीजिएगा भाई, है मैं आपको भेज रहा हूं। जी जी जी, इनकलाब शुक्रिया। जय जिंदाबाद। भीम, जय भीम।